है कि इस रिकवरी के बाद क्या अब म्यूचुअल फंड से निकलना सही सोच होगी और क्या दोबारा निवेश करने के अच्छे मौके मिलेंगे या फिर पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की ज़रूरत है, एसआईपी का भी क्या करना है, रोकें या बढ़ाएं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी जुड़े हैं। हेमंत जी, शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो पहला सवाल यही है, बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि मार्च में मैं एग्जिट नहीं कर पाया, मार्च में मार्केट में ब्रूटल गिरावट आई, अब अप्रैल में थोड़ी रिकवरी आ गई है मेरे पोर्टफोलियो में, क्यों ना एक बार, अभी भी मामला अनसर्टेन है, निकल जाऊं और वापस री एंटर करूं। ऐसे जो थॉट्स हैं जिनके पास, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए निकुंज, आई थिंक ऐसा जो थॉट्स है वो यूजुअली उन इन्वेस्टर्स के पास आते हैं जिन्होंने शायद बहुत ज्यादा समय इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड के साथ नहीं बिताया। जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, जो पिछले 5 साल 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने देखा है कि अलग अलग कारणों से मार्केट में गिरावट आती है, फिर रिकवरी आती है, और उन्होंने काफी गेन किया क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को उन्होंने अनइंटरप्टेडली बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू किया है। ये जो सोच है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह की, देखिए, अगर हम पिछले 2 साल में देखें तो काफी समय तो हमने टाइम करेक्शन देखी, बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं हुई, हाँ, साथ ही इन्वेस्टर्स को पैसा बनाने को भी नहीं मिला। लेकिन जो मार्च में जो गिरावट देखी है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर निवेशकों को लगता है कि उस समय नहीं निकले तो क्या अभी निकल जाए। मेरा ये मानना है कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिनके पास क्लैरिटी है कि कितना समय है, कितना समय के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी एसेट एलोकेशन सही है, यानी मैंने अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने टाइम होराइजन को देखते हुए अपने पोर्टफोलियो को या तो हाइब्रिड या तो इक्विटी या तो डेट में अगर उसको बांटा हुआ है, तो फिर कोई कारण नहीं है कि आप इस समय पे ये सोचें या ये विचार आपके पास आए। ये बात सही है कि जब हम अपने पोर्टफोलियो का लास्ट कॉलम देखते हैं ना, XRR, तो लगता है कि थोड़ी घबराहट जरूर होती है। लेकिन आप देखिए कि इस महीने में अगर आप देखें रिकवरी किस तरह से हुई है। मिड कैप ऑलमोस्ट 14% ऊपर है, स्मॉल कैप 12%, लार्ज कैप 9%। तो आई थिंक जब इस तरह की रिकवरी होती है और अगर आपने उसको थोड़ी टाइमिंग करने की कोशिश की, तो यकीन मानिए कि किसी भी निवेशक के लिए बाद में री एंटर करना बहुत ही मुश्किल है, और उसका खामियाजा जो है आपको लॉन्ग टर्म में भरना पड़ता है। क्योंकि आप इक्विटी जैसे ऐसी क्लास से अगर आप घबरा के अपने पोर्टफोलियो से निकल गए तो फिर आपके लिए री एंटर करना मुश्किल है। तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह की टाइमिंग से कुछ फायदा है, प्रोवाइडेड आपके पास क्लैरिटी, आपके पास समय है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकें। ओके, चलिए। तो लेकिन हेमंत जी, इसमें इशू क्या होता है? अब सपोज करिए एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को लेकर चल रहा था और उस गोल में एक हिस्सा मार्च एंड का था, लेकिन मार्च में ही चपत लग गई अच्छी खासी और पूरा पोर्टफोलियो 20-25% नीचे हो गया। तो ऐसे में फिर सवाल उठता है कि फिर ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच काम करती है या नहीं करती है डाउन टर्न जब इस तरीके के आ जाए? तो इस पर आपका जवाब। जी बिल्कुल, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हम हमेशा एडवाइस करते हैं इन्वेस्टर्स को कि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली जब आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का कंपोनेंट हो, जैसे मान लीजिए कोई अगर रिटायरमेंट के लिए पैसा बना रहा है या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए, कोई भी इंपॉर्टेंट गोल हो जहां पे आपको बड़ी रकम की जरूरत है, हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो को, जब आपके पास इक्विटी कंपोनेंट ज्यादा है, तो आप 1 या 2 साल पहले अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो है तो जाहिर सी बात है कि जो पोर्टफोलियो ग्रोथ ओरिएंटेड था, उसको आपको ग्रोथ एंड इनकम ओरिएंटेड बनाना है रिटायरमेंट के बाद, अपनी इनकम जनरेशन और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया रीबैलेंसिंग के लिए, तो आपने अपनी रीबैलेंसिंग जो है वो 18 महीने या 24 महीने पहले से ग्रेजुअल मैनर में शुरू कर दी होती है। अगर आपने वो नहीं किया, जैसा आपने कहा बिल्कुल कि अगर हम आखिरी समय तक इंतजार करें तो वो रिस्क हमेशा होता है। उसमें भी आई थिंक अगर निवेशक ये देख सके कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, कभी कभी क्या होता है, कुछ पैसे की आपको जरूरत है, आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी और मूल का पैसा है जहां पे बहुत ज्यादा इक्विटी एक्सपोजर नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बाद में इसको रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो आई थिंक स्ट्रेटेजीज हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो भी ऐसा नहीं है कि क्योंकि इतना फॉल आपको मिला, और जैसा हमने देखा भी है अभी कि इतनी जल्दी रिकवरी भी हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि निवेशकों को बहुत ज्यादा नुकसान करना पड़ा। हाँ, लेकिन क्लैरिटी होनी जरूरी है। अगर आपके पास पता है आपको कि जब पैसा चाहिए तो कुछ समय पहले से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कीजिए। ओके, तो इस समय चलिए करंट एग्जांपल ले लेते हैं अब, क्योंकि इस समय मार्केट में गिरावट आई बड़ी वाली। निफ्टी पर हम करीब 15% 16% गिरे। जैसा आपने बोला, करीब 9% की रिकवरी हो चुकी है लोअर लेवल से। इस समय अगर कोई आपको कहे कि मुझे अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, तो आप उसका पोर्टफोलियो देखकर क्या अप्रोच लेंगे? मतलब क्या देखेंगे जिससे लगेगा कि नहीं इस समय रीबैलेंस करने की जरूरत है, और अगर रीबैलेंस कर रहे हैं तो अप्रोच क्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए रीबैलेंसिंग 2 तरीके से हो सकती है। एक होती है विद इन एसेट क्लास,
यानी आपने जो पैसा लगाया है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में कितना लगाया है। काफी बार ऐसा होता है कि हम मार्केट मूड देख के बजाय इसके कि अपनी रिक्वायरमेंट को देख के अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो अगर हमने एलोकेशन बहुत ज्यादा इक्विटी में कर दिया तो ऑब्वियसली इन ग्रेजुअल मैनर आपको उसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप ऐसे निवेशक हैं, बहुत क्लैरिटी से आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, शॉर्ट टर्म गोल आपकी कैपिटल सेफ्टी प्रायोरिटी है, मिड टर्म में आपको ग्रोथ और कैपिटल दोनों सेफ्टी दोनों चाहिए, और लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, अगर आपने वो फॉलो किया तो फिर मैं एसेट एलोकेशन को बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। विद इन एसेट क्लास ऑल्सो आपको रिबैलेंस करने की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली अगर हम इक्विटी की बात करें कि आपने कितना एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल में किया। अगर हम पिछले 18 महीने को छोड़ दें, उससे पहले बाजार ऐसा था कि मिड कैप, स्मॉल कैप और सेक्टर थीमेटिक फंड में बहुत ज्यादा रिटर्न थे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी निवेशक ने या निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव बना दिया हो। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव बनाने से कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फायदा होता है। तब फिर मेरा फोकस होगा कि विद इन एसेट क्लास, विद इन इक्विटी, उसको हम रीबैलेंस कैसे करें। तो उसमें मेरा मानना हमेशा ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करते हैं, तो आपका बायस थोड़ा बहुत लार्ज कैप पे होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम थंब रूल की बात करें तो मैं कहूंगा कि 40-50% तक लार्ज कैप, बाकी जो है मिड और स्मॉल में रखे। उसके लिए भी तरीके हैं कि या तो आप लार्ज, मिड, स्मॉल में अलग अलग से इन्वेस्ट करें, या फिर ऐसी कैटेगरीज हैं जैसे मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप तो ज्यादातर आपको बायस लार्ज कैप पे मिलेगा, बट ये कुछ कैटेगरीज हैं जहां पे आप फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि वो मार्केट मूड और किस तरीके से मार्केट में बिहेवियर है वो आपके लिए रीबैलेंस करते हैं, बजाय इसके आप खुद करें। कभी कभी हम गलती ये भी करते हैं एज एन इन्वेस्टर कि हम फंड मैनेजर को अपना पैसा देते हैं विद क्लैरिटी कि वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, और हम उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं खुद से। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। तो मेरा फोकस इस समय पे होगा कि विद इन एसेट क्लास किस तरह से उसको रिबैलेंसिंग करने की जरूरत है। चलिए हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। CNBC आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में इतना ही, और आप जुड़े रहिए न्यूज़ और व्यूज़ के लिए CNBC आवाज़ के साथ।